नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे अ, बहुत ही अहम मोड़ पर नजर डालेंगे जिसने भारत की तकदीर बदल दी। मेरा मतलब है अंग्रेजों की बंगाल विजय। जी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। कहानी की शुरुआत होती है औरंगजेब के बाद के दौर से, जब मुगल सल्तनत कमजोर पड़ रही थी और बंगाल आप कह सकते हैं लगभग आजाद हो चुका था। जी, मुर्शिद कुली खान ने तब इसकी कमान संभाली थी। हाँ, और उन्होंने कुछ बड़े कदम उठाए थे ना। हाँ, जैसे राजधानी बदलना। बिल्कुल। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की प्रशासनिक और वित्तीय नींव काफी मजबूत की। सबसे पहले 1704 में राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले गए। अच्छा। शायद प्रशासन पर पकड़ मजबूत करने के लिए ये एक जरूरी कदम था उस वक्त। और वो जमीन वाला सिस्टम, कुछ तकावी ऋण वगैरह का भी जिक्र है। हाँ, उन्होंने जमीन से जुड़ा एक नया सिस्टम शुरू किया, जिसमें किसानों को जरूरत पड़ने पर तकावी ऋण यानी एक तरह का कर्ज देना और इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा देना शामिल था। ये शायद राजस्व वसूली को और पक्का करने का एक तरीका था। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि वो खुद तो लगभग स्वतंत्र राजा की तरह काम कर रहे थे, पर फिर भी मुगल बादशाह को नजराना और टैक्स भेजते रहते थे। ऐसा क्यों भला? ये शायद एक तरह की कूटनीति थी। देखिए, मुगल बादशाह का नाम भले ही कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी मान्यता की एक अहमियत अब भी थी। अच्छा। तो नाम मात्र की अधीनता दिखाकर मुर्शीद कुली खान एक तो अपनी सत्ता को वैधता दे रहे थे और शायद दिल्ली के दरबार से बेवजह के पंगे भी नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने बंगाल को वाकई एक मजबूत इकाई बना दिया था। उनके बाद फिर शुजाउद्दीन और सरफराज खान आए, लेकिन फिर अलीवर्दी खान का दौर आता है और सुना है वो यूरोपियन शक्तियों को लेकर काफी चौकन्ने थे। बिल्कुल थे। अलीवर्दी खान शायद ये भांप गए थे कि ये यूरोपीय कंपनियां सिर्फ व्यापारी बन के नहीं रहने वाली हैं। उन्होंने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को खासकर कलकत्ता और चंद्रनगर में किलेबंदी करने से रोकने की पूरी कोशिश की। हाँ, उनका वो मशहूर कोट भी है ना, शहद और मक्खियों वाला। हाँ बिल्कुल, स्रोत में भी उसका जिक्र है। वो कहते थे, अगर इन्हें ना छेड़ो तो शहद देंगी और अगर छेड़ा तो काट काट कर मार डालेंगी। ये उनकी दूरदर्शिता दिखाता है। उनका अंदाजा था कि इनसे खतरा हो सकता है। लेकिन उनकी ये दूरदर्शिता भी बंगाल को बचा नहीं पाई। आखिर में 1756 में उनकी मौत हो गई जलशोथ बीमारी से, और उसके बाद उनके नाती सिराजुद्दौला नवाब बने। जी। और यहीं से मुझे लगता है अंग्रेजों के साथ टकराव तेज हो गया। हाँ, सिराज के नवाब बनते ही हालात तेजी से बिगड़ने लगे। अंग्रेजों ने, जैसा आप कह रहे थे, बिना नवाब की इजाजत के कलकत्ता की किलेबंदी तेज कर दी थी। ये तो सीधी सीधी नवाब की सत्ता को चुनौती थी। और सिराज ने इसका जवाब भी दिया। पीछे नहीं हटे वो। उन्होंने कलकत्ता पर हमला करके कब्जा कर लिया। हाँ, कर लिया। लेकिन अंग्रेज भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। अक्टूबर 1756 में ही मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन के नेतृत्व में एक पूरी फौज भेज दी गई। अच्छा। और जनवरी 1757 तक अंग्रेजों ने कलकत्ता वापस छीन लिया। बाप रे, इतनी जल्दी? हाँ, अब नवाब पर दबाव बढ़ा और फिर फरवरी 1757 में हुई अलीनगर की संधि। ये संधि अपने आप में काफी कुछ कहती है, अगर आप इसकी शर्तों को देखें। क्या खास था इस संधि में? मतलब क्या ये सिर्फ एक ऊपरी समझौता था? देखिए, ऊपरी तौर पर तो ये एक समझौता ही लगता है। नवाब ने कंपनी को वो सारी व्यापारिक सहूलियतें वापस दे दी जो मुगल बादशाह ने कभी दी थीं। कलकत्ता हमले का हर्जाना भी देना पड़ा, और सबसे बड़ी बात, जैसा स्रोत बताते हैं, अंग्रेजों को कलकत्ता में किलेबंदी करने और अपने सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया। ओह, सिक्के ढालने का भी? जी, ये सिर्फ शर्तें नहीं थीं, ये नवाब की घटती ताकत और कंपनी के बढ़ते दबदबे का पहला, आप कह सकते हैं, ठोस सबूत था। अच्छा, तो इसका मतलब संधि के साथ साथ कुछ और भी चल रहा था पर्दे के पीछे? बिल्कुल। पर्दे के पीछे क्लाइव एक बहुत बड़ा खेल रच रहा था। उसने नवाब की ही दरबारियों को तोड़ना शुरू कर दिया था। जैसे? कौन लोग थे ये? इसमें सबसे बड़ा नाम था नवाब के सेनापति मीर जाफर का, साथ में राय दुर्लभ और बंगाल के उस वक्त के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ बंधु। ये सब किसी न किसी वजह से नवाब से नाखुश थे और क्लाइव ने इन्हें अपनी तरफ मिला लिया। अरे बाप रे, यानी एक तरफ दोस्ती की बातें, संधि, और दूसरी तरफ पीठ पीछे साजिश। जी हाँ। और फिर अंग्रेजों ने एक और कदम उठाया जिसने आग में घी का काम किया, है ना? वो फ्रांसीसी बस्ती वाला मामला। हाँ बिल्कुल। मार्च 1757 में उन्होंने नवाब की मर्जी के खिलाफ जाकर फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर भी कब्जा कर लिया। अब तो टकराव बिल्कुल तय था,
लड़ाई होनी ही थी। और इसी पृष्ठभूमि में हुआ प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। जी। प्लासी नाम सुनते ही लगता है कोई बहुत बड़ी घमासान जंग हुई होगी। सिराज के पास 50,000 की फौज थी। हाँ, कागजों पर तो यही था। और अंग्रेजों के पास सिर्फ 3,000 के करीब सैनिक। ये तो यकीन करना मुश्किल है कि वो जीत कैसे गए। यही तो कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। प्लासी असल में लड़ाई कम और धोखा ज्यादा थी। धोखा? हाँ, मैदान में नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मीर जाफर और राय दुर्लभ जैसे गद्दारों के नीचे था, वो खड़ा का खड़ा रहा, वो लड़ाई नहीं। क्या बात कर रही हैं? जी, बस मीर मदान और मोहनलाल जैसे कुछ वफादार सेना नायकों ने अपनी छोटी टुकड़ियों के साथ थोड़ी देर मुकाबला किया, लेकिन जाहिर है वो काफी नहीं था। तो सिराज का क्या हुआ? सिराज को आखिर में भागना पड़ा, पर बाद में वो पकड़े गए और मीर जाफर के बेटे मीरन ने उनकी हत्या करवा दी। ओह, तो प्लासी की जीत सैन्य ताकत की जीत नहीं थी, ये तो कूटनीति और विश्वासघात की जीत थी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका असर क्या हुआ फिर बंगाल पर और भारत पर? असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। जैसा कि मशहूर इतिहासकार के.एम. पणिक्कर ने कहा भी है, और हमारे स्रोत भी इस बात पर जोर देते हैं कि 23 जून 1757 ने एक तरह से भारत में मध्यकाल का अंत और आधुनिक युग की शुरुआत की। अच्छा, इतना बड़ा बदलाव? हाँ, बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ गई। अब नवाब के दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट बैठने लगा, जो असल में नवाब पर नजर रखता था और कंपनी के हितों को साधता था। और आर्थिक तौर पर पैसे वैसे का क्या हुआ? सुना है कंपनी को बहुत फायदा हुआ। फायदा? अरे बेहिसाब फायदा हुआ। प्लासी ने असल में बंगाल की तिजोरी की चाबी कंपनी को सौंप दी। उन्हें 24 परगना की जमींदारी मिली, यानी उस बड़े इलाके का पूरा राजस्व अब उनका। बाप रे, पूरा राजस्व? जी। और मीर जाफर, जिसे साजिश के तहत अगला नवाब बनाया गया, उसे कंपनी और उसके अफसरों को भारी मुआवजा और तोहफे देने पड़े। क्लाइव को ही लाखों की भेंट मिली। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि 1760 तक मीर जाफर ने अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया। सोचिए, बस एक लड़ाई जो असल में लड़ाई थी भी नहीं, उससे कितना कुछ बदल गया। तो जैसा तय था साजिश के मुताबिक मीर जाफर नवाब बन गए 28 जून 1757 को। लेकिन क्या वो अपनी मर्जी से राज कर पाए, या वो भी बस नाम के नवाब थे बस? अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली। असल लगाम तो पूरी तरह कंपनी के हाथ में थी। उन्हें लगातार पैसों की मांग पूरी करनी पड़ती थी। क्लाइव जैसे अफसरों को लाखों के तोहफे देने पड़े, सेना और नौसेना को इनाम देना पड़ा, 24 परगना तो गया ही था। तो जाहिर है मीर जाफर परेशान हो गए होंगे। बिल्कुल। कंपनी का दखल इतना बढ़ गया था, पैसों की मांग इतनी बढ़ गई थी कि मीर जाफर खुद परेशान हो गए, और शायद अंदर ही अंदर वो भी अंग्रेजों से छुटकारा पाने की सोचने लगे थे। डचों से संपर्क भी साधा उन्होंने। जब वो कंपनी की उम्मीदों पर, मतलब उनके लालच पर खरे नहीं उतरे, तो अक्टूबर 1760 में कंपनी ने उन्हें हटा दिया। इतनी आसानी से? और उनकी जगह किसे लाया गया? उनके ही दामाद मीर कासिम को, उन्हें नवाब बना दिया गया। अच्छा। ये घटना साफ दिखाती है कि अंग्रेज अब बंगाल में किंग मेकर बन चुके थे। वो जिसे चाहते नवाब बनाते, जिसे चाहते हटा देते। उनका मकसद सिर्फ अपना आर्थिक फायदा साधना था। तो मीर कासिम ने क्या किया? क्या वो भी मीर जाफर की तरह ही थे? नहीं, मीर कासिम थोड़े अलग किस्म के इंसान थे। शुरू में तो उन्होंने भी कंपनी का खूब साथ दिया। नवाब बनने की एवज में उन्होंने बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव जैसे बड़े और जरखेज जिलों की जमींदारी कंपनी को सौंप दी। इनसे करीब 29 लाख रुपए सालाना राजस्व आता था। अफसरों को भी तोहफे दिए। लेकिन मीर कासिम मीर जाफर जैसे नहीं थे। वो एक योग्य और महत्वाकांक्षी शासक थे। वो सिर्फ कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहते थे। तो उन्होंने क्या अलग करने की कोशिश की? उन्होंने कई चीजें की अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए। सबसे पहले तो वो कंपनी के सीधे असर से थोड़ा दूर जाना चाहते थे, इसलिए राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए, जो बिहार में है, कलकत्ता से काफी दूर। अच्छा, ये चालाकी थी। हाँ। फिर अपनी फौज को यूरोपीय तरीके से ट्रेनिंग दिलवानी शुरू की, हथियार बनाने के कारखाने लगवाए, राज्य का खजाना भरने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अहम कदम जो उन्होंने उठाया वो था दस्तक के मसले पर। हाँ, ये दस्तक का जिक्र पहले भी आया था। ये क्या था ठीक और इसमें क्या पेच था, थोड़ा और समझाएंगी? जरूर। देखिए, दस्तक एक तरह का व्यापार पास या परमिट था जो मुगल बादशाह ने काफी पहले कंपनी को दिया था। इसका मतलब था कि कंपनी का जो सामान बंगाल में आता जाता था उस पर कोई चुंगी या टैक्स नहीं लगता था। ये कंपनी के लिए था, ठीक है।
लेकिन पेंच ये था कि कंपनी के जो अंग्रेज अफसर थे वो इसका भयानक दुरुपयोग कर रहे थे। वो अपना निजी व्यापार भी इसी दस्तक की आड़ में करने लगे थे, बिना कोई टैक्स दिए। ओह, मतलब कंपनी के नाम पर अपना धंधा चमका रहे थे। बिल्कुल। इससे नवाब को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था, क्योंकि टैक्स तो मिल नहीं रहा था। और दूसरी तरफ जो भारतीय व्यापारी थे उन्हें तो पूरा टैक्स देना पड़ता था, तो वो अंग्रेजों के सस्ते माल के सामने टिक नहीं पा रहे थे, उनका धंधा चौपट हो रहा था। तो मीर कासिम ने इसे रोकने की कोशिश की होगी। हाँ, उन्होंने पूरी कोशिश की कि दस्तक का ये गलत इस्तेमाल रुके। उन्होंने अंग्रेजों से बात की, शिकायत की, लेकिन जब अंग्रेज नहीं माने, अपनी मनमानी करते रहे, तो मीर कासिम ने एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी कदम उठाया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने बंगाल के अंदर होने वाले व्यापार पर लगने वाले सारे आंतरिक टैक्स, जिसे राहदारी या चुंगी कहते थे, वो सभी के लिए खत्म कर दिए, चाहे वो भारतीय व्यापारी हों या अंग्रेज। अरे वाह, ये तो गजब का कदम था। मतलब सबको बराबरी पर ला दिया। हाँ, उनका मकसद यही था कि अगर अंग्रेज टैक्स नहीं देंगे तो कोई नहीं देगा, सबको बराबरी का मौका मिले व्यापार में। इससे तो भारतीय व्यापारियों को बहुत फायदा हुआ होगा। बिल्कुल, उन्हें बड़ी राहत मिली। लेकिन आप सोच सकते हैं कि कंपनी को ये बराबरी का खेल कैसे पसंद आता। उनका तो सारा फायदा ही इसी बात में था कि उन्हें टैक्स ना देना पड़े और बाकी सब दें। हाँ, उनका तो विशेष अधिकार छिन गया। सही कहा। मीर कासिम का ये कदम उनके व्यापारिक एकाधिकार और विशेषाधिकार पर सीधा हमला था। यहीं से बात बुरी तरह बिगड़ गई। कंपनी को ये कतई मंजूर नहीं था। और नतीजा ये हुआ कि कंपनी और मीर कासिम के बीच ठन गई। छोटी मोटी लड़ाइयां हुईं, जिनमें मीर कासिम हारे। जुलाई 1763 में कंपनी ने मीर कासिम को हटाकर फिर से उसी मीर जाफर को नवाब बना दिया, जिसे उन्होंने पहले हटाया था। क्या? फिर से मीर जाफर? हाँ, और मीर कासिम को भागना पड़ा। यहीं से एक और बड़ी लड़ाई की जमीन तैयार हुई, बक्सर का युद्ध। तो मीर कासिम कहाँ गए भागकर? वो अवध चले गए। वहां उन्होंने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के नाममात्र के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जो उस समय अवध में ही थे, उनके साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक गठबंधन बनाया। 3 बड़ी ताकतें एक साथ आईं। अच्छा, अवध के नवाब, मुगल बादशाह और मीर कासिम। जी, और फिर हुआ बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को। ये युद्ध प्लासी से अलग कैसे था? आपने कहा था ये ज्यादा महत्वपूर्ण था। हाँ, बहुत अलग और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण भी। देखिए, प्लासी एक साजिश थी, एक धोखा था, पर बक्सर एक असली जबरदस्त लड़ाई थी। इसमें अंग्रेजों का सामना भारत की 3 बड़ी मानी जाने वाली ताकतों, बंगाल के पूर्व नवाब, अवध के नवाब और खुद मुगल बादशाह की मिलीजुली फौज से हुआ। और अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में इस संयुक्त सेना को बुरी तरह हराया। ये एक निर्णायक सैन्य जीत थी अंग्रेजों के लिए। तो बक्सर सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, इसका असर ज्यादा गहरा था। बिल्कुल, बक्सर ने वो कर दिखाया जो प्लासी शायद पूरी तरह नहीं कर पाई थी। इसने ये साबित कर दिया कि अंग्रेजी सेना उस वक्त उत्तर भारत की किसी भी बड़ी सेना से कई बेहतर है। इसने बंगाल और बिहार पर अंग्रेजों का कब्जा बिल्कुल पक्का कर दिया, और सबसे बड़ी बात, इसने अंग्रेजों के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया। बक्सर ने कंपनी को एक क्षेत्रीय ताकत से उठाकर एक अखिल भारतीय शक्ति बना दिया। ये एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। युद्ध के बाद क्या हुआ? नवाब कौन बना रहा? मीर जाफर का क्या हुआ? मीर जाफर तो युद्ध से पहले ही दोबारा नवाब बन चुके थे, जैसा मैंने बताया, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं रहे। फरवरी 1765 में उनकी मौत हो गई। अच्छा। उनके बाद उनके बेटे नजमुद्दौला को नवाब बनाया गया, लेकिन वो भी बस नाम के ही थे, एक कठपुतली। असली खिलाड़ी तो क्लाइव थे, जो मई 1765 में दूसरी बार गवर्नर बनकर बंगाल आए। रॉबर्ट क्लाइव वापस आ गए? जी, और क्लाइव ने आते ही हारे हुए नवाबों और बादशाहों के साथ मामला निपटाया। उन्होंने संधियां की, जिन्हें इतिहास में इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। ये अगस्त 1765 में हुई। इलाहाबाद की संधि, इसमें क्या था? इसमें 2 मुख्य समझौते थे। पहला हुआ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ 12 अगस्त को। बादशाह के साथ क्या तय हुआ? बादशाह ने एक फरमान जारी करके कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। दीवानी, ये क्या होता है? दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार। सोचिए,
पूरे इतने बड़े और अमीर इलाके का सारा टैक्स, सारा पैसा वसूलने का कानूनी अधिकार अब सीधे कंपनी के हाथ में आ गया। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ, बहुत बड़ी। इसके बदले में कंपनी ने बादशाह को 26 लाख रुपए सालाना पेंशन देना और कड़ा व इलाहाबाद के जिले देना स्वीकार किया। बादशाह अब एक तरह से कंपनी के पेंशनर बन गए और इलाहाबाद में उनके संरक्षण में रहने लगे। और दूसरा समझौता, वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुआ होगा? जी, शुजाउद्दौला के साथ भी संधि हुई। उन्हें कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर अवध का बाकी राज्य तो वापस मिल गया, लेकिन उन पर युद्ध के हर जाने के रूप में 50 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया और उन्हें अपने ही खर्चे पर अंग्रेजी फौज की एक टुकड़ी अपने राज्य में रखनी पड़ी। साथ ही कंपनी को अवध में बिना टैक्स दिए व्यापार करने की पूरी छूट मिल गई। यानी अवध भी अब काफी हद तक कंपनी के असर और नियंत्रण में आ गया था। तो ये दीवानी मिलना कंपनी के लिए सबसे बड़ा बदलाव था, है ना? बिल्कुल। ये सबसे बड़ा बदलाव था। अब कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं रही, वो बंगाल की, आप कह सकते हैं, वास्तविक शासक बन गई। पैसा उनके हाथ में, ताकत उनके हाथ में। और यहीं से वो द्वैत शासन वाली बात आती है। हाँ, क्लाइव ने यहीं से द्वैत शासन यानी डुअल सिस्टम की शुरुआत की। ये बड़ी चालाकी भरी व्यवस्था थी। कैसे? क्या था इसमें? इसमें कागज पर तो निजामत यानी प्रशासन, पुलिस, न्याय वगैरह का काम नवाब के पास रहा और दीवानी यानी राजस्व वसूलने का काम कंपनी के पास आ गया। अच्छा, काम बांट दिए। हाँ, लेकिन असल में निजामत भी कंपनी के ही द्वारा नियुक्त किए गए नायब सूबेदार चलाते थे। मतलब जिम्मेदारी सारी नवाब की, लेकिन असली ताकत और सारा पैसा कंपनी के हाथ में। ओह, तो मतलब नवाब बस नाम का रह गया। बिल्कुल। ये सिस्टम बंगाल की जनता के लिए बहुत शोषण करने वाला साबित हुआ, क्योंकि कंपनी का मकसद सिर्फ ज्यादा से ज्यादा राजस्व निचोड़ना था। प्रशासन की जिम्मेदारी उनकी थी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि बक्सर ने प्लासी के अधूरे काम को पूरी तरह से पूरा कर दिया। बिल्कुल सही कहा। अगर हम संक्षेप में देखें तो बक्सर के नतीजे बहुत दूर तक गए। बंगाल पर अंग्रेजों का पूरा राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया। उनकी सैनिक ताकत सबसे ऊपर साबित हुई। उत्तर भारत के उस वक्त के सबसे शक्तिशाली नवाबों में से एक, अवध के नवाब, हार गए और अंग्रेजों पर निर्भर हो गए। खुद मुगल बादशाह अंग्रेजों के पेंशनर बन गए, जिससे मुगल संप्रभुता और कमजोर हो गई। और दिल्ली का रास्ता खुल गया। हाँ, दिल्ली तक का रास्ता खुल गया। और सबसे बड़ी बात, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलने से कंपनी को इतने अपार आर्थिक संसाधन मिले, इतना पैसा मिला, जिसने भारत में उनके और विस्तार का और लड़ाइयों का और कब्जे का रास्ता खोल दिया।